गाइस, आज के इस 8 क्लास के भूगोल विषय पर बात करेंगे और हम देखेंगे शक्ति संसाधन के बारे में। यहाँ पर हम देख रहे हैं शक्ति संसाधन। अब इसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि शक्ति के दो स्रोत होते हैं, परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत स्रोत और परंपरागत स्रोत, इसके क्या क्या उदाहरण है या किन किन टॉपिक पर हम बात करेंगे, इसको जानते हैं। जैसे परंपरागत स्रोत में हम लोग जानेंगे ईंधन और जीवाश्मी ईंधन के बारे में, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत के बारे में चर्चा करेंगे। गैर परंपरागत स्रोत में हम जानेंगे सौर ऊर्जा के बारे में, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और बायोगैस के बारे में हम जानेंगे। तो इन सब के बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। तो इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और यदि ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों यारों के बीच में शेयर कीजिए। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं शक्ति संसाधन क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शनि की माँ अपने दिन की शुरुआत गैजर का बटन दबाने से करती है। वह शनि को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है। इसके बाद वह उनके लिए ब्लेंडर में एक गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेज़ी से पहुंचती है। शनि, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ और अपना नाश्ता करो। शनि के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। विद्यालय जाते समय शनि बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों, गैजेट जो सभी बिजली खपत करते हैं, पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए प्रचलन से जीवन शैलियों में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आ रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्तियों की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत कर सकता है। तो सबसे पहले हम जो पहला टॉपिक देखते हैं यह है परंपरागत स्रोत। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या क्या हैं वो हम देखेंगे। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ईंधन के बारे में। तो इसका उपयोग खाना पकाने, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। आगे हम यहाँ देखते हैं कि ईंधन के कुछ लाभ और हानियाँ भी है। सबसे पहले यहाँ देखते हैं खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। तो लाभ और हानि यहाँ पर बताया गया है कि लाभ क्या क्या है और हानि क्या क्या है। प्राकृतिक गैस का, खनिज तेल का लाभ और हानि पर चर्चा किया गया है। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के बारे में हम देखते हैं और इसका भी हम देखते हैं कि क्या क्या लाभ और हानि है। जैसे ईंधन का और इधर जो है कोयला का लाभ और हानि क्या क्या है उस पर यहाँ पर
चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है। उसके बाद दिखाया गया है जल विद्युत। जल विद्युत का भी कुछ लाभ और कुछ हानियां हैं, तो इसे आप स्क्रीन से रोक करके और उसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है ये सब। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रह गए थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तित हो गए। जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित है। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इसका उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। तो कोयला क्या है? तो कोयला बहुतायत में पाया जाने वाला यह भी एक जीवाश्मी ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योग जैसे लोहा, इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। हालांकि एक बार ऊर्जा उत्पन्न हो जाने के बाद में यह पता नहीं चलता है कि वह तापीय ऊर्जा है या जल विद्युत ऊर्जा। तो कोयला जिस पर हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन सबसे 1 नंबर पर आता है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस का नंबर आता है। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र में रानीगंज, पश्चिम बंगाल, झरिया, धनबाद, बोकारो झारखंड में है। अब हम पेट्रोलियम की बात करते हैं। तो पेट्रोलियम जिससे आपकी कार चलती है और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है, दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव में होता है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह शैलों की परतों के मध्य में पाया जाता है और इसके वेधन अतापीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में किया जाता है। तदुपरांत इसके परिष्करणशाला भेजा जाता है जहां इसको रिफाइनरी किया जाता है और जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रकरण में से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। ये सब भी पेट्रोलियम पदार्थ होता है। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे काला सोना किस लिए कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान होते हैं। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर है। अन्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया है। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्य ईंधनों के रूप में किया जाता है। रूस, नॉर्वे और यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक देश हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन हैं। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। हमारे द्वारा जीवाश्मी ईंधनों के उपयोग की तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्त कर पर पहुंचा दिया है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय है। जीवाश्मी ईंधन का
अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोंटों के टपकने के समान है, जो अंततः सूख जाती है। इसने हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया, जो कि जीवाश्मी ईंधन के स्वच्छतर विकल्प हैं। इसके बाद हम देखते हैं जल विद्युत के बारे में। जल विद्युत, जैसा कि अभी हम तापीय विद्युत के बारे में थोड़ा देर पहले बताया, कोयले से बनता है। यहाँ पर हम देखेंगे बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेंडर जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होती है। विश्व में जल विद्युत अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन हैं। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा नांगल परियोजना, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर घाटी परियोजनाएं ये प्रमुख हैं। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस तरह से जल विद्युत का उत्पादन होता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। अब इसके बारे में हम जानते हैं। जीवाश्मी ईंधन के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा और गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है, ऐसा अनुमान किया जाता है। यदि वर्तमान दर से इसका उपयोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों को भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा कर सकता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जो कि नवीकरणीय है, इसके उपयोग की आवश्यकता है। अब हम देखते हैं कि सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में सबसे पहला स्थान रखता है। सूर्य की ऊष्मा और ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्ण कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग और प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सौर डायलर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने के लिए यातायात संकेतों में भी होता है। उसके बाद आता है पवन ऊर्जा के बारे में। पवन ऊर्जा जो हवा से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। पवन ऊर्जा एक असामाप्य स्रोत है। यह कभी खत्म नहीं हो सकता है। जैसे पवन चक्कियों का उपयोग अनाज को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से होता आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती है, जो विद्युत उत्पन्न करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में, जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती है, वहां स्थित किया जाता है, वहां उसे इंस्टॉल किया जाता है। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं।
जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय हैं। उसके बाद हम देखते हैं परमाणु ऊर्जा के बारे में। तो परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप है। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनाजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा, कर्नाटक में कैगा है। उसके बाद हम चलते हैं भूतापीय ऊर्जा के बारे में जानते हैं। तो ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जा रही है। कभी कभी यह तापमान भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जाती है। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के यहाँ पर हम देख सकते हैं परमाणु ऊर्जा किस तरह से काम करता है। यहाँ इसका पूरा प्रोसेस दिखाया गया है, आप इसे देख सकते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि कह रहा है कि रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना पकाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। इसके बाद नीदरलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश के में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित हैं। यहाँ पर भी हम यहाँ देख रहे हैं भूतापीय ऊर्जा किस तरह से प्राप्त की जाती है। इसका प्रोसेस यहाँ पर दिखाया गया है। इस चित्र को आप ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ज्वारीय ऊर्जा क्या है। तो ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ज्वार भाटा जो समुद्र में जो लहरें उठती है उसको ज्वार भाटा कहा जाता है। और यह भी जाना जाता है कि यह चाँद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से डिपेंड करता है और इसीलिए अमावस्या और पूर्णिमा के समय ज्वार भाटा ज़्यादा उठते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के यहाँ भी हम देख सकते हैं कि निम्न ज्वार भाटा उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। किस तरह किया जाता है, यहाँ देखो जनरेटर और टरबाइन लगा हुआ है। ये किस तरह से टरबाइन को घुमाता है और उससे विद्युत जनरेट होता है, यह ज्वारीय ऊर्जा के माध्यम से। अब हम यहाँ पर आगे क्या देखते हैं कि ज्वार भाटा के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल क्षेत्र हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बायोगैस क्या है। तो जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट और गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं जो कि
अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। इसमें से अधिक प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें एवं ऊर्जा के भविष्य का सुनहरा बनाएं। तो इस तरह से हम देखते हैं। और यहाँ लास्ट जो पॉइंट बताया, इसमें यह भी संकेत देने का कोशिश किया जा रहा है कि किस तरह से हम ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिस तरह से हम देखे थे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी हम इस तरह से उसका हम इस्तेमाल करने में सावधानी बरत सकते हैं और सही तरीके से हम ऊर्जा का इस्तेमाल करके और उसका बचत कर सकते हैं। जैसे